कि इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांकाई सुमो और उसकी दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि वे सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हुए पार्टी कर रहा होता है। पर तभी यूनतियान यांकाई से पूछता है, ब्रदर यांकाई, आपने ऐसा कौन सा कांड कर दिया था जिस वजह से सीनियर सिस्टर सू आपको इस तरीके से पीटने पर उतर आई थी। पर यांकाई तो इस बारे में फिर से डिस्कस करना नहीं चाहता था। वो इस बात को काटते हुए सुमो से पूछता है, क्या बेजुआंग फिर से तुम्हें परेशान करने नहीं आया था? वो इतना ज्यादा शांत क्यों दिखाई दे रहा है? अब तक तो उसे एक्शन ले लेना चाहिए था। ये सुनने की बात सुमो कहता है, असल में इस मैटर के बारे में एल्डर्स ने बंद कर दिया। इसके बारे में आप सेट के अंदर कोई भी बात करने की कोशिश नहीं कर सकता। पर तुम ये मत सोचना कि इसके पीछे मेरे ग्रैंडफादर की हाथ है, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए मेरे ग्रैंडफादर ने भी काफी कोशिश किया था, पर वे ऐसा नहीं कर पाए। ये सुनने की बात तो यांकाई भी शॉक हो जाता है। ऐसा कौन सा पर्सन है जो उसे बचाने के लिए यहाँ पे आ गया? वो तो बस एक नॉर्मल डिसाइपल है। और वो इसके बारे में सुमो से पूछता है। सुमो कहता है, जब मेरे ग्रैंडफादर द्वारा बात नहीं बनी तो वही पे कंट्रीब्यूशन हॉल की बुढ़ाऊ में वही पे पहुंच गया होता है। उसके पास सेक्ट मास्टर की टोकन भी मौजूद था। वो सेक्ट मास्टर द्वारा दिए गए मैसेज को लेकर आया था। इस मीटर को तुरंत ही रफा दफा किया जाए। ये सुनने की बात तो यांकाई को भी कुछ डाउट होता है। इसके बाद सुमो फिर से कहता है, मेरी ग्रैंडफादर ने भी मुझे बताया था कि ये जो ओल्ड मैंग बुढ़ाऊ है वो यानी कि उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अजीब है। उन्होंने भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाया था। इसी के साथ साथ मुझे भी ये बुढ़ाऊ काफी ज्यादा अजीब लगता है। मैंने ऐसा भी सुना है कि इस बुढ़ाऊ की सेक्ट मास्टर के साथ उठना बैठना रहता है। ये सुनने की बात तो यांकाई और भी ज्यादा शौक में पड़ जाता है। ये सुनने की बात यांकाई भी वहाँ से उठते हुए कहता है, मुझे भी यहाँ से तुरंत ही बुढ़ाऊ मैंग के पास जाना चाहिए और इसके बारे में थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उसने कई दफा मेरी मदद की। ये सुनने की बात सुमो भी कहता है, ऐसी शुभ काम में देरी क्यों? हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत ही उस खड़ूस बुढ़ाऊ के पास पहुँचना चाहिए। और वैसे भी यहाँ से निकल पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें खड़ूस बुढ़ाऊ को दिखाया जाता है, जो कि सो रहा होता है। सुमो वहाँ पे पहुँचते ही कहता है, अबे बुढ़ाऊ, सॉरी ग्रैंडफादर मैंग, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बुढ़ाऊ कहता है, मुझसे आज तुम इतना अच्छी तरीके से बात क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोग यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुझे थैंक्स करने के लिए आए हो तो वो कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस सेक्ट मास्टर की ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ। खैर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो सिवाय यांकाई के। और सुमो ये सुनते ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यांकाई कहता है, बुढ़ाऊ मैंग, तुमने मेरी मदद क्यों की? पहले भी एक बार तुमने मेरी मदद की थी, क्या इसके पीछे तुम्हारी कोई साजिश हो सकता है? ये सुनने की बात ओल्ड मैंग हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, फिलहाल के लिए तुम चुप रहो। और वो तुरंत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सुमो और उसकी दोस्तों को तुरंत अंदर खींच लेता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम लोग अभी भी ऐसे जाना नहीं चाहते? ये सुनने की बात तो सुमो तुरंत ही वहाँ से डरते हुए चला जाता है। इसके बाद यांकाई फिर से पूछता है, अबे बुढ़ा, अब तो बताते तूने मेरी मदद क्यों की? तू मेरे पीठ पीछे कौन सा खिचड़ी पका रहा है? ये सुनने की बात ओल्ड मैंग आगे आते हुए यांकाई से कहता है, अपना हाथ दो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को चेक कर सकूं। और वो उसकी बॉडी को चेक करते हुए कहता है, तुम काफी ईमानदार पर्सन होने के साथ साथ दयालु भी हो, जो कि हर किसी की दयालुता के लिए ईमानदार रहते हो। ये सुनने की बात यांकाई भी हंसते हुए कहते है, अबे बुढ़ाओ, बात तो तूने ठीक कहा। इसके बाद बुढ़ाओ फिर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे ऊपर एक लास्ट टाइम की तरफ से एहसान कर दो। ये सुनने की बात यांकाई तुरंत ही इस काम के लिए इनकार करते हुए कहता है, अबे बुढ़ाओ, तेरी इरादे मुझे पूरी तरीके से पता है। पर वो बुढ़ाओ यांकाई की काफी ज्यादा करीब आते हुए कहता है, क्या तुम दयालुता का बदला इस तरीके से चुकाओगे? मैंने तुम्हारी कई दफा मदद की, क्या तुम मेरी मदद करने से इनकार कर दोगे? तुम्हें मेरी मदद चाहे कुछ भी हो जाए करना ही होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसकी ऐसी हरकतों की वजह से तो यांकाई की सिर फटा जा रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता, अबे बुढ़ाओ, दूर हो जा। अगर फिर से तू मेरे साथ कोई मजाक या हरकत करने की कोशिश तो मैं तुझे काट के फेंक दूंगा। ये सुनने की बाद बुढ़ाओ उसे शांत करते हुए कहता, अबे ठरकी, चुप हो जा, तू सही में काफी ज्यादा गंदा लड़का है। खैर लगता है मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। और वो यांकाई के करीब आते हुए कहता है, क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ रहा है? यह सुनने की बात यांकाई कहता है, क्या लगता है बुढ़ा पागल हो चुका है? इसके बाद वो बुढ़ा फिर से कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पास एक चांस मौजूद है, तुम काफी ज्यादा लकी हो। इसके बाद यांकाई कहता है, खैर लगता है ये बुढ़ाओ अब पागल पूरी तरीके से हो ही चुका है। और वो बुढ़ाओ से कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर ये आखिरी बार होगा। यह सुनने की बात तो बुढ़ाओ भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो कहता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। इसके अलावा इस काम को तुम्हारे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और वो यांकाई को एक जगह पर ले जाने लगता है, जहाँ पे पहुँचने की बाद यांकाई कहता है, ये तो ड्रैगन पीक है,
जहाँ पे कि मैं हमेशा ही कल्टीवेशन किया करता हूँ। पर ये बुढ़ाओ यहाँ पे मुझे किस लिए लेकर आया? बुढ़ाओ मैंग कहता है तुम उस तरफ देखो जहाँ पे कि मिस जोई होती है और वो यांकाई की जो यांग फ्रूट की ट्री थी वही पे खड़ी हुई होती है और वो तुरंत ही उसके पास पहुँच जाता है। मिस जोई कहती है असल में तुम कुछ दिनों से यहाँ पे कल्टीवेशन करने नहीं आए थे, इसी वजह से मैंने यहाँ पे तुम्हारी यांग फ्रूट की सेफ्टी के लिए यहाँ पे रही और तुम्हारी यांग फ्रूट्स को मैंने रिफाइन करते हुए पील्स में बदल दिया। इसे देखने की बात तो यांकाई भी काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है। यांकाई मन ही मन कहता है तो यही वो पर्सन थी जिसने उस दिन मेरी कल्टीवेशन में मदद की थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे रहते हुए मेरी यांग फ्रूट को सेव कर रहा था। असल में तो ये मिस जिया निकली और वो तुरंत ही मिस जिया को थैंक्स करने लगता है। पर तभी बुढ़ाओ बीच में आते हुए कहता अबे तू पहले से ही इसको जानता है, दूर हो जा मेरी लड़की से, ये तो मेरी डिसाइपल है। पर इस बात को काटते हुए यांकाई कहता अबे बुढ़ाओ पहले ये बता कि मैं मिस जोई की किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनने की बात दोनों डिसाइपल और मास्टर आपस में ही कानाफूसी करने लगता है। ये देखने की बात यांकाई भी कहता है अबे ये फिर से पागल हो चुका है। कुछ देर तक कानाफूसी करने की बाद बुढ़ाओ मैंग कहता है क्या तुम विश्वास रखते हो कि कुछ लोग इस दुनिया में अलग तरीके से पैदा होते हैं और उनके अंदर टैलेंट भी काफी ज्यादा होता है, जो कि मेरी डिसाइपल जिया भी इसी तरीके की है। इसकी बॉडी आम लोगों से काफी ज्यादा अलग है। आम लोगों को जिस काम को करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और वो काफी देर तक कोशिश करने की बात भी कर नहीं पाता, ये वो कामों को काफी इजीली कर देती है। इस तरह की बॉडी 10,000 लोगों में से 1% के पास भी होने की चांसेस काफी कम होता है। यांकाई कहते हैं पर मिस जोई के पास किस तरह की बॉडी है और किस तरह की टैलेंट है? ये सुनने की बात बुढ़ाओ मैंग फिर से कहता है क्या तू देखना चाहता है? मिस जोई से कहते हैं अबे डिसाइपल तू तुरंत ही जा और कुछ यांग फ्रूट्स को तोड़ कर लेकर आ। मिस जोई भी ऐसा ही करते है। इसके बाद बुढ़ाओ कहता है अब अपनी जलवा दिखाओ। ये सुनने की बात मिस जोई तुरंत ही उस यांग फ्रूट को वहीं पे रिफाइन करने लगती है। ये देखते कि यांकाई शॉक होते हुए कहता अरे नहीं, ये तो इन्हें रिफाइन करते हुए यांग फ्रूट के अंदर से यांग एनर्जी को निकाल रहा है। इसी के साथ साथ मिस जोई तुरंत ही ड्रैगन पीक जो खाई था उसकी नीचे से यांग एनर्जी निकालते हुए उनके अंदर डालने लगता है। ये देखने की बात यांकाई की रिएक्शन तो कुछ बाबू भैया जैसा हो गया था और फिर मिस जोई तुरंत उस एनर्जी का यूज करते हुए और यांग फ्रूट का यूज करते हुए वहीं पे उन्हें यांग पील में बदल देता है। यांकाई कहता है कि मिस आपने बाकी पील्स को भी ऐसा ही रिफाइन किया है। मिस जोई भी कहती है हाँ कुछ ऐसा ही है और तुम इन पील्स को रख सकते हो। ये सुनने की बात उन पील्स को लेते हुए यांकाई कहता है मिस जोई आपकी टैलेंट तो काफी अच्छी है। इसी के साथ साथ अगर आप इस तरीके से पील्स को रिफाइन करते रहे तो मेडिसिन किंग बेली भी अपनी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा और कुछ ही दिनों में सीधा ही अमीर से भिखारी बन जाएगा। इसके बाद वो इसके बारे में अंदाजा लगाते हुए ओल्ड मैंग से पूछता है क्या बुढ़ाओ अब बता सकता है कि इसकी बॉडी किस तरीके की है? ओ इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बॉडी एल्केमी से रिलेटेड है। ये सुनने की बात भी बुढ़ाओ कहते हैं हाँ कुछ ऐसा ही है। इसके पास मेडिसिन स्पिरिट सैंड बॉडी है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है एल्केमी के अंदर। इसी के साथ साथ एल्केमी के अंदर सबसे बेस्ट बॉडी भी होता है और अगर किसी भी पिल के अंदर कोई हार्मफुल मटेरियल मौजूद हो तो इसे खाने की बात और रिफाइन कर सकता है। इसी के साथ साथ तुम्हारी सीनियर सिस्टर ने 5 साल की एज से कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। अब उसकी प्रेजेंट कल्टीवेशन जो है वो सेपरेशन रियलम की पीक पर पहुंच चुका है। मैंने जानबूझकर उसकी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा सप्रेस कर दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो उसकी कल्टीवेशन अब तक ट्रू एसेंस रियलम से भी ज्यादा आगे निकल चुका होता। यांकाई भी सोचते हैं अगर इसकी कल्टीवेशन को सप्रेस ना किया होता तो शायद से इसकी कल्टीवेशन सुमू से यानी कि सुमू की सिस्टर से भी आगे निकल चुका होता। इसके बाद बुढ़ाओ मैंग फिर से कहता है ये जल्दी ट्रू एसेंस रियलम पर पहुंचने वाला है। इससे पहले इसकी बॉडी में हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। इसकी वजह से इसे 9 इनकंडेंसिंग वॉश को रिफाइन करने की जरूरत है और ये चीज रिफाइन करना इसके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि वही लोग जिसके पास ट्रू यंग एनर्जी की कल्टीवेशन मौजूद है वही 9 इनकंडेंसिंग वॉश को कंट्रोल कर सकता है। 9 इनकंडेंसिंग वॉश के अंदर स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इसी के साथ साथ इसके पास अपनी स्पिरिट भी मौजूद है। इसे तुम ही हो जो कंट्रोल कर सकता है और मेरी मदद कर सकता है। इस काम को और शायद ही अकेले कर पाए। तुम्हारी मदद के बिना इस काम को किया नहीं जा सकता। इसी वजह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यांकाई कहता है मैं मिस जिया की इस मैटर के अंदर हेल्प करने के लिए जिम्मेदारी लूंगा, तो प्लीज बताइए कि मुझे इस काम को कैसे करना है क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनने की बात ओल्ड मैन गुस्सा होते हुए कहता है अबे बच्चे तू इतनी सारी क्वेश्चन क्यों कर रहा है? सही टाइम आने पर मैं तुझे नेचुरली हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल तरीके से दे दूंगा। ये सुनने की बात यांकाई मजाक करते हुए कहता
कहता है इस बुढ़ाओ की बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपने पिछले लाइफ के अंदर आर्लोंग के साथ मौजूद था। ये सुनने की बात खड़ूस बुढ़ाओ सोचने लगता है कि यांग काई उसकी तारीफ कर रहा है और वो इसके बारे में अपने डिसाइपल से कहने लगता है। मिस जिया कहता है मास्टर, असल में यांग काई आर्लोंग शन के साथ रहने वाले जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो तो एक कुत्ता था, यानी कि हेवनली स्काई डॉग। ये सुनते ही बुढ़ाओ कहता है यानी कि तुमने मुझे कुत्ता कहा। इसी के साथ साथ वो गुस्सा होते हुए यांग काई को पीटने के लिए लग जाती है, पर यांग काई कहते हैं मुझे अपनी सिस्टर की मदद करना है और इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए तुम्हें इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना होगा, वरना मैं सिस्टर जिया की हेल्प कैसे करूंगा। ये सुनने की बात बुढ़ाओ भी कहता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लगता है मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। ब्लैकबीट माउंटेन के अंदर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 9 इनकैंडेंसिंग ओस इकट्ठा होते हैं और ये हर साल की 7 महीने की 7 तारीख को ही अपीयर होता है और काफी लिमिटेड टाइम के लिए अपीयर रहता है। इसके अंदर कोल्ड एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में होता है, इसी वजह से मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये सुनने की बात यांग काई कहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 कंडेंसिंग ओस की अपीयर होने के पास 10 दिन ही बचा हुआ है, लगता है मुझे जल्द से जल्द इसके लिए तैयारी करना चाहिए। ये सुनने की बात खड़ूस बुढ़ाओ कहता है हाँ तुमने सही किया, इसके बारे में हमें जल्द से जल्द तैयारी करना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे ज्यादा लेट किया तो शायद से ये चीज किसी और के हाथों में भी लग सकता है। इसके लिए मैं तुम्हें 2 दिन की टाइम दूंगा, 2 दिन के अंदर तुम अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर लेना। 2 दिन बाद इसके लिए तुम मुझसे मिलने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हॉल आकर पहुँचना। ये सुनने की बात यांग काई कहता है आखिरकार मैं कॉन्ट्रीब्यूशन हॉल में जाकर तुम्हें क्यों ढूंढूं? आखिरकार मेरी जरूरत तुम्हें है, इसी वजह से तुम्हें ही मुझे ढूंढना चाहिए। ये सुनने की बात बुढ़ाओ भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, पर यांग काई उन्हें शांत करते हुए कहता है मिस जिया के लिए मैं ये काम जरूर से करूंगा। इसी के साथ साथ वो काफी हंसते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है तो मिलते हैं 2 दिन बाद। 2 दिन बाद मैं ओल्ड मैंग से मिलने के लिए जरूर आऊंगा, बाय बाय खरूस बुड्ढे। ये सुनने की बात तो ओल्ड मैंग और भी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो अपने डिसाइपल से कहता है क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि इसके ऊपर यकीन करने के लायक है? ये सुनने की बात मिस जिया कहती है हाँ मुझे इस पर पूरी तरीके से विश्वास है, ये यकीनन ये काम कर लेगा। ये सुनने की बात ओल्ड मैन कहता है खैर तुम्हें ट्रू एसेंस रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए 9 कंडेंसिंग ओस की जरूरत भी नहीं है, इसके बिना भी तुम आराम से ब्रेक थ्रू कर सकते हो, पर फ्यूचर में तुम्हारी पावर काफी कम हो जाएगी, इसी वजह से तुम्हें 9 कंडेंसिंग ओस को रिफाइन करना बेटर है। पर मिस जिया कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने मास्टर के लिए इसे करना ही होगा, इसे रिफाइन करना ही होगा। ओल्ड मैन फिर से कहता है तुम्हें इसके बारे में और एक बार सोच लेना चाहिए, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दूंगा, इस लड़की के बारे में तुम अच्छी तरीके से समझना। ये सुनने की बात मिस जिया फिर से कहती है मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो नापसंद नहीं है। ये सुनने की बात ओल्ड मैन तो और भी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। इसके बाद वो कहता है एक टीचर होने के नाते भी मुझे तुम्हारी यंग जनरेशन की मैटर्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग काई को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जो कि मिस जिया की द्वारा दिए गए 3 यंग पिल्स को लेते हुए कल्टीवेशन कर रहा था और वो कहता है मिस जिया की इन यंग पिल्स की तो कोई जवाब नहीं, इसके अंदर सही में काफी ज्यादा मात्रा में यंग एनर्जी मौजूद है। यांग काई 3 पिल्स का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रॉप यंग फ्लूइड को गैदर कर लिया होता है, इसके बारे में वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो कल्टीवेशन करते हुए अपनी स्पिरिचुअल सी के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो तुरंत अपनी जितने भी यंग स्पिरिट लिक्विड होता है वो तुरंत स्पिरिचुअल सी के अंदर से बाहर निकाल लेता है, जो कि टोटल 40 बूंदे होते हैं और वो सोचता है क्यों ना इन लिक्विड का इस्तेमाल किया जाए और उन लिक्विड्स को तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सी के अंदर कंबाइन करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक एनर्जी गैदर होता है और वो एनर्जी तुरंत ही यांग काई की बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से यांग काई की स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसी के साथ साथ वो ब्रेक थ्रू करके ओरिजिन रियलम की 4th लेवल तक भी पहुंच चुका था और वो काफी खुश होते हुए सोचने लगता है पिछली बार मैंने सुयान के द्वारा दी गए कई सारे पिल्स को एक ही बार में एब्जॉर्ब कर लिया था। इसी के साथ साथ इस बार में कल्टीवेशन के दौरान 12 यंग पिल्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया, इसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में फ्लो होने लगा था। इस बढ़ी हुई एनर्जी की वजह से मैं इतना जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर पाया और ओरिजिन रियलम की 4th लेवल पर भी पहुंच गया और वो यहाँ से नेक्स्ट डे ओल्ड मैन के साथ मिलने के लिए पहुंच गया होता है। पर तभी मिस जिया घर के अंदर से छुपते हुए निकल रही होती है और वो तुरंत यांग काई से टकरा जाती है। वहाँ पे यांग काई को देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है। इसके बाद मिस जो यांग काई से कहती है असल में तुम ओल्ड मैन से नहीं मिल सकते क्योंकि उनकी एक पुरानी
पुरानी बीमारी अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसी वजह से वो बेहोश है। फिलहाल के लिए हमें उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। यांकाई मन ही मन सोचता है सिस्टर क्या ये बात कर रही है तो ये बात सच ही होंगे। पर ओल्ड मैन को यहाँ पे क्या हुआ, क्या वो बुढ़ा, पर क्या मुझे उस बुढ़े से मिलना चाहिए? और इस बात को वो मिर्जिया से कहती है। मिर्जिया कहती है उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही वो प्लेस मुझे पता है, और वो वहाँ से खींचते हुए यांकाई को ले जाने लगती है। यांकाई कहते है पर मिस उस बुढ़ाओ ने तो इंतजार करने के लिए कहा था, उसकी इजाजत की बगैर हमें यहाँ से जाना नहीं है। ये सुनने की बात मिर्जिया फिर से उसे टोट करते हुए कहती है यहाँ से जल्दी चलो, मास्टर ने मुझे बताया कि इसके बारे में कोई जरूरत नहीं है, हमें तो जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। ये सुनने की बात यांकाई भी कहता है तो फिर ठीक है सिस्टर, हमें यहाँ से तुरंत ही चले जाना चाहिए। पर मिर्जिया मन ही मन अपनी मास्टर से माफी मांगते हुए कहती है मास्टर इस बात के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आपको इसके बारे में पता चले आप परेशान हो। और फिर हम यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। उस बुढ़ाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शराब पीते हुए वहीं पे बेहोश हो गया होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें यांकाई और मिर्जिया को दिखाई जाती है जहाँ पे की पीछे से एक लॉ एनफोर्समेंट हॉल की डिसाइपल उन्हें यानी कि उनके ऊपर नजर रख रहा था। इसके बारे में यांकाई और मिर्जिया को भी कुछ नहीं पता था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें होंगचन को दिखाई जाती है जहाँ पे कि वो डिसाइपल तुरंत ही उसके पास पहुँच गया होता है। होंगचन कहता है मैंने तो तुम्हें यांकाई के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। वो डिसाइपल कहता है सीनियर ब्रदर मैंने ऐसा ही किया, इसी के साथ मैं इस बार यांकाई के बारे में काफी अच्छी खबर लाया हूँ और हर एक खबर को डिटेल तरीके से मैंने नोट कर लिया। असल में यांकाई हाल ही में पेविलियन से बाहर जा रहा है जो कि ब्लैड बिग माउंटेन की ओर जा रहा है। उसके साथ सीनियर सिस्टर जिया नाम की एक लड़की भी मौजूद है। ये सुनने की बात होंगचन कहता है मैं इस लड़की के बारे में जानता हूँ और अच्छी तरीके से पहचानता भी हूँ, इसकी कल्टीवेशन लगभग मेरी ही बराबर है। अगर यांकाई पेविलियन की बाहर जा रहे तो मेरे पास एक मौका मौजूद है और इस मौके की मुझे अच्छी तरीके से लाभ उठाना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं बाहर यांकाई को कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ तो यांकाई को बचाने के लिए यहाँ पे एल्डर्स भी नहीं आ सकते। और वो उस डिसाइपल से पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि फिलहाल के लिए अभी वो कहाँ पे है? ये सुनने की बात वो डिसाइपल कहता है वो दोनों घोड़े खरीदने के लिए पास की सिटी में जा रहे हैं, मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला। इससे ये पता लगता है कि ये दोनों काफी लंबी सफर के लिए निकलने वाले हैं। होंगसेन काफी खुश होते हुए उस डिसाइपल से कहता है तुम तुरंत ही यहाँ से जाओ और कुछ भरोसेमंद डिसाइपल्स को आने के लिए कहो ताकि मैं यांकाई को सबक सिखाने के लिए यहाँ से जा सकूं। पर वो जूनियर डिसाइपल समझाते हुए कहता है सीनियर शायद से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो रूल्स के खिलाफ है ना, इससे पेविलियन मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो सकता है। ये सुनने की बात होंगचन गुस्सा होते हुए उस डिसाइपल को धमकाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए, तुम यही कहना चाहते हो ना? ये सुनने की बात वो डिसाइपल काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो कहता है सीनियर मेरा मतलब ये नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक प्लान मौजूद है। अगर हमारे पास मौका है तो हम अपनी हाथ गंदे क्यों करें, क्यों ना इस काम के लिए हम किसी और को भेजे, ऐसे तो हमारी काम भी यहाँ पे हो जाएगा और हमारे हाथ भी गंदा नहीं होगा। होंगचन कहता है तुम अपनी प्लान के बारे में मुझे बताओ। वो जूनियर डिसाइपल कहता है हाल ही में मुझे पता चला यांकाई की चक्कर ब्लड बैटल गैंग की यंग मास्टर हुमियर के साथ भी है और ब्लड बैटल गैंग की एल्डर लिंग की जो ग्रैंडसन है वो हुमियर को पसंद करती है। इसके बारे में हम उसे भड़काते हुए यांकाई को किल कर सकते हैं। सीनियर ब्रदर आप इसके बारे में एक बार सोचिए कि हम अगर इसके बारे में लैंग हुई से हेल्प मांगे, इसी के साथ हम ये इन्फॉर्मेशन अगर दे कि यांकाई के साथ एक काफी सुंदर लड़की भी मौजूद है, यकीनन वो यांकाई के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। ये सुनने की बात होंगचन कहते हैं मस्त प्लान है, तुम इस तरीके की आइडिया लाते कहाँ से हो बे? खैर फिलहाल के लिए उस लैंग हुई नाम की डिसाइपल से भी मुझे अच्छी पहचान है, हमारी ये प्लान कामयाब हो सकती है। इसी के साथ साथ तुम तुरंत ही जाओ और इस बारे में लैंग हुई को नोटिस करो, ये मैसेज मिलते ही यकीनन वो हमला करने के लिए आएगा, तब हमारे मिशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें यांकाई और मिर्जिया को दिखाई जाती है जो कि सिटी से घोड़े खरीदने की बात वो ब्लैक बीट माउंटेन की ओर जा रहा होता है। यांकाई सिस्टर जिया से पूछता है छोटी बहन क्या ये सच है वो बुढ़ाओ मैंग उसकी पुरानी बीमारी पहले से अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है? ये सुनने की बात सिस्टर जिया कुछ देर सोचते हुए कहती है हाँ ऐसा ही कुछ है। पर यांकाई को तो सिस्टर जिया के ऊपर शक हो रहा था। यांकाई को इस तरीके से सोचते हुए देखकर सिस्टर जिया वहाँ से काफी तेजी से जाते हुए कहती है मैं आगे जाकर सिचुएशन को चेक करूंगी। ये देखने की बात तो यांकाई भी अपनी घोड़े को दौड़ाते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगता। अब हम वहाँ पे फेंगयू टावर की कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जहाँ पे कि इनकी जो सीनियर डिसाइपल था उनका नाम होता है नू लैंग। वो अपने जूनियर से पूछता है ब्रदर
क्या ये सही है कि यही यांकाई है? ये सुनने की बात वो जूनियर डिसाइपल कहता है हाँ सीनियर ब्रदर यही है। पास्ट में सीनियर ब्रदर चेन शाओफेंग और लू ताओ जो थे वो यांकाई को सबक सिखाने के लिए ब्लैकबीट माउंटेन की ओर गए थे, पर अचानक से उनकी कोई खबर नहीं आया। हमें पता नहीं कि वो दोनों जिंदा भी होंगे या नहीं। ये सुनने की बात वो सीनियर डिसाइपल कहते हैं जब हम यांकाई को पकड़ लेंगे तो हम उससे पूछने की बात उसे वहीं पे किल कर देंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। सिस्टर जिया और यांकाई को दिखाया जाता है। यांकाई तो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। सिस्टर जिया यांकाई को देखते हुए सोचती है मैं ब्रदर यांकाई के साथ 3 दिन से ज्यादा टाइम रही हूँ और इन 3 दिनों के अंदर उनके साथ बस मैंने 10 ही सेंटेंस बात किया है। लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मैं ही था जिसने यांकाई से हेल्प मांगी थी। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? सच में यांकाई के साथ तो ये पूरी तरीके से नाइंसाफी है। इसी के साथ साथ मैंने आज तक जितने बार भी यांकाई से मिला छुपते हुए मिला। आखिरकार हम दोनों आमने सामने है, हमें शायद से बात करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता वो अपने मन में क्या सोच रहा है। अब हम यहाँ से कुछ ही दूरी पर लैंग हाई और हॉल मास्टर बैन को देखते हैं। यांकाई को देखते हुए लैंग हुई हॉल मास्टर बैन से कहता है हॉल मास्टर आपकी पावर के साथ आसानी से हम उस लड़की के साथ साथ यांकाई को भी काफी इजीली किल कर सकते हैं, पर आपको उस लड़की को जिंदा रखना है। हॉल मास्टर बैन भी कहता है हाँ मेरी ताकत के साथ ये काम काफी आसान हो जाएगा, पर हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लैंग हुई गुस्सा होते हुए कहते हैं पर हम ऐसा क्यों करें? उसने जानबूझकर हुमेर के साथ चक्कर चलाने की कोशिश की, उसे तो मार देना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जैसा किया। पर हॉल मास्टर बैन उसे शांत करते हुए कहता है हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए क्योंकि इस ब्लैकबीट माउंटेन के अंदर काफी सारे ट्रेजर्स मौजूद है। इसी के साथ साथ वो लोग जिस तरीके से यहाँ पे आए हैं घोड़े को साथ लेकर, यानी कि वो काफी दूर तक जाने वाले हैं। इसी के साथ साथ यकीनन वो लोग कोई ट्रेजर की तलाश में आए हैं। पर लैंग हुई कहता है ब्लैकबीट माउंटेन के अंदर काफी सारे ट्रेजर्स तो है, पर ये ट्रेजर्स किसी को मिलना इतना भी ज्यादा आसान बात नहीं है, यानी कि ये पूरी तरीके से बेकार है। पर हॉल मास्टर बैन कहता है वो लोग यहाँ पे इतनी तैयारी के साथ आए हैं, इसका मतलब उनके पास ट्रेजर की मैप मौजूद होना चाहिए और ट्रेजर के बारे में इंफॉर्मेशन। और ट्रेजर यकीनन काफी रेयर होना चाहिए। लैंग हुई कहता है हॉल मास्टर बैन आपकी कहने का मतलब क्या है? हॉल मास्टर बैन कहता है यंग मास्टर आप अच्छी तरीके से नहीं समझे, पहले तो हमें उनका पीछा करना चाहिए। जब हमारी हाथों वो ट्रेजर लग जाएगा तो हम उन्हें काफी आसानी से किल कर सकते हैं, यानी कि हमारी एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा। ये सुनने की बात तो यंग मास्टर लैंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। इसी के साथ साथ वहीं पे हॉल मास्टर बैन की 2 गार्ड पहुंच गए होते हैं क्योंकि उनके पास उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। वो हॉल मास्टर बैन से कहता है मास्टर यहाँ पे कुछ लोग जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अब क्या करना चाहिए? हॉल मास्टर बैन कहता है उन्हें तुरंत यहाँ पे पकड़ कर लाओ, चाहे कुछ भी हो जाए हमें किसी भी हालत में यंग मास्टर लैंग की मिशन को सक्सेसफुल करना है। यह सुनने की बात वो गार्ड भी तुरंत इस काम पर लग गए। लैंग हुई भी हॉल मास्टर बैन से पूछता है यहाँ पे क्या हुआ? हॉल मास्टर बैन कहता है असल में फेंगयू टावर के कुछ लोग यांकाई को मारने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ से हमें मिस जोई और यांकाई को दिखाया जाता है जो कि आराम कर रहा होता है, पर तभी उनका पीछा करते हुए वहीं पे फेंगयू टावर के वो तीनों डिसाइपल पहुंच गए होते हैं। पर तभी उनके पीछे से उन्हें कोई हमला करते हुए बेहोश कर देता है, यानी कि वे सभी हॉल मास्टर बैन की आदमी थे। उन्हें पकड़ते हुए तुरंत वे सभी वहाँ से ले जाते हैं। पर इस बात को मिस जोई भी नोटिस कर ली होती है और वो यांकाई से कहती है ब्रदर यहाँ पे केयरफुल रहना, मैं कुछ ही देर में आती हूँ। और वो तुरंत ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर काफी ढूंढने के बाद भी वहाँ पे उन्हें कुछ क्लू नहीं मिलता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर से हमें लैंग हुई को दिखाया जाता है जिनके सामने उनके आदमी फेंगयू टावर की तीनों डिसाइपल को पकड़ के ले आए होते हैं। जब फेंगयू टावर की सीनियर डिसाइपल को होश आता है वो अपने सामने लैंग हुई के देखकर काफी ज्यादा डर चुका होता है। लैंग हुई उससे पूछता है तो बताओ तुम यहाँ पे यांकाई के पीछा क्यों कर रहे थे? वो सीनियर डिसाइपल जिसका नाम होता है नू लैंग वो सोचता है क्या ये हो सकता है कि यांकाई क्या कोई दोस्त हो? और वो कहता है हमारी 2 सीनियर ब्रदर्स की जो मौत है वो यांकाई के साथ जुड़ा हुआ है, इसी वजह से हम उनसे जानना चाहते थे। हमारी कोई इरादा नहीं था कि हम यांकाई को किल करें और मुझे लगता है कि आप यांकाई की कोई दोस्त होंगे। हम तुरंत ही अपने साथियों के साथ फेंगयू टावर वापस चले जाएंगे, आपकी मिशन के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लैंग हुई कहते हैं क्या यांकाई और मेरे दोस्त? यांकाई इस लायक नहीं है कि वो मेरी दोस्त बने, मैं तो खुद उसको मारना चाहता हूँ। नू लैंग गुस्सा होते हुए कहते हैं अगर आप यांकाई की दोस्त नहीं है तो आप दूसरों की मैटर के अंदर क्यों घुस रहे? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सुनने की बाद लैंग हुई की गार्ड गुस्सा होते हुए उसे पीटते हुए कहता है यंग मास्टर लैंग ने अभी भी तुम सबकी जान बचाई, उन्हें थैंक्स करने की बजाय तुम उनके ऊपर गुस्सा हो रहे हो। क्या तुम्हें पता है यांकाई के साथ जो लड़की मौजूद है उसकी कल्टीवेशन कितनी है? उसकी कल्टीवेशन सेपरेशन रियलम की पूरी तरीके से
पीक पर है। ये सुनने की बात तो नू लियांग काफी ज्यादा डर चुका होता है। अगर वो हमला करता तो वहीं पे उसकी मौत निश्चित था और वो यंग मास्टर की लियांग के सामने झुकते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है, यंग मास्टर लियांग प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने अनजाने में काफी बड़ी गलती कर दी है। आपकी वजह से आज मेरी जान बच पाई। ये सुनने की बात लियांग हुई कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दुश्मन की दुश्मन यानी कि दोस्त हुए। तुम लोग अपनी टीम के साथ हमारी टीम के पीछे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे और नजर रखोगे। इसी के साथ साथ मैं तुम्हारी मैटर के ऊपर भी ध्यान रखूंगा। यांग काई को पकड़ने की बात, यांग काई से तुम्हारे भाइयों की मौत के पीछे की रीजन पूछूंगा। इसी के साथ साथ इसे निकलने की बात मैं तुरंत ही यांग काई को किल भी कर दूंगा। इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने की बात नू लियांग वहाँ से जाते हुए लियांग हुई से कहता है, यांग मास्टर हमें बख्शने के लिए धन्यवाद, मैं आपकी हर एक बातों को फॉलो करूंगा। इसके बाद लियांग हुई हॉल मास्टर बेन से पूछता है, हॉल मास्टर बेन आपने इनके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इस तरीके के लोग अगर हमारे टीम में रहेंगे तो हम ही काफी ज्यादा स्लो हो जाएंगे। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये सुनने की बात हॉल मास्टर बेन उसे समझाते हुए कहता है, यंग मास्टर हमें इनकी भी जरूरत है क्योंकि एक बार हम अगर ब्लैकबीट माउंटेन के अंदर एंटर कर जाते तो वहाँ पे कई खतरे होंगे। वहाँ पे खतरों से बचने के लिए हमारी टीम की मेंबर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसी वजह से हमारी टीम की मेंबर्स को खतरे से पड़ने से पहले हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनने की बात लियांग हुई कहता है, हॉल मास्टर बेन आपकी सोच तो काफी ऊंची है, यानी कि आप उनको चारे की तरह इस्तेमाल करने चाहते हो। हॉल मास्टर बेन कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही है, पर यंग मास्टर लियांग आप टैलेंटेड तो हो पर सिचुएशन के बारे में आप अभी तक समझ नहीं पाए। आपको एक बार फिर से सिचुएशन को चेक करना चाहिए क्योंकि यांग काई के साथ जो लड़की है वो सेपरेशन रियलम की पीक पर है। काफी कम एज के अंदर अंदर ही उसने इस पोजीशन को हासिल कर लिया। एक डिसाइपल के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। उसके पीछे कोई पावरफुल मास्टर का हाथ होना चाहिए। अगर उन्हें पता चलता है कि हमने ऐसा कुछ किया तो हमारे ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आ सकता है। इसी वजह से हमें या तो उसकी नजर में नहीं आना है या तो उसे पूरी तरीके से किल कर देना है, तभी हम शायद से बच सकते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस जोई और यांग काई को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ा होता है। पर तभी काफी दूर आने की बाद मिस जोई तुरंत ही रुक जाती है और वो यांग काई से कहती है, आगे की ब्लैकबीट माउंटेन की रास्ता काफी खतरनाक है, इसी वजह से हमें वहाँ पे पैदल ही जाना चाहिए। घुड़सवारी करना हमारे लिए मुसीबत हो सकता है। वहाँ पे घोड़े को छोड़ने के बाद दोनों ही आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लियांग हुई को दिखाया जाता है जो कि वो भी यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। हॉल मास्टर बेन कहता है, लगता है वो लोग ब्लैकबीट माउंटेन के अंदर चले गए हैं, हमें एक साथ वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। वो लड़की हमें सेंस कर सकती है, इसी वजह से हमें अलग अलग जाना चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस जोई और यांग काई को फिर से दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से ब्लैकबीट माउंटेन की ओर आगे बढ़ा होता है। कुछ दूरी तक जाने के बाद वो दोनों एक प्लेस पर आराम करने के लिए रुकते हैं। सिस्टर जिया यांग काई से कहती है, मैं तो तुमसे एज में काफी ज्यादा बड़ी हूँ पर तुम मुझे छोटी बहन क्यों कहते हो? यांग काई इस बात को काटते हुए कहता है, सिस्टर आपकी पोटली के अंदर क्या है? सिस्टर जिया कहती है, यहाँ पे वो सभी चीजें है जिसकी मदद से मैं 9 कंडेंसिंग ऑयल्स को रिफाइन करना चाहती हूँ। इसी के साथ साथ 9 कंडेंसिंग ऑयल्स जो है उसे अगर 1 घंटे के अंदर अंदर रिफाइन ना किया जाए वो धीरे धीरे डिसअपियर होते रहते हैं। इसी वजह से मुझे उसे जल्द से जल्द रिफाइन करने की जरूरत है। और वो यांग काई से कहती है, जूनियर ब्रदर मुझे आपसे कुछ पूछना है। सुनने की बात यांग काई भी कहता है, छोटी बहन मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। खैर आप पहले पूछ सकते हैं। ये सुनने की बात सिस्टर जिया यांग काई से कहती है, जब मेरी मास्टर ने मेरे लिए तुमसे मदद मांगा था तब मेरी मास्टर तुम्हारी ऊपर जरा से भी यकीन नहीं कर रहे थे। इसी के साथ साथ मेरी मास्टर ने तुम्हारी बारे में मुझे बताया कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते, इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे ऊपर मुझे नजर रखने के लिए कही, पर फिर भी तुम मेरी मदद करने के लिए क्यों एग्री हो गए? ये सुनने की बात यांग काई एक जेट बोतल को निकालते हुए कहता है, इसी की वजह से। इस जेट बोतल को देखने के बाद तो सिस्टर जिया काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है क्योंकि ये वही बोतल है जो कि सिस्टर जिया इंजर्ड होने पर पास्ट में यांग काई को दिया करती थी जब यांग काई के पास गोल्डन बॉडी आर्ट नहीं था। सिस्टर जिया कहते इस बोतल को उसने अभी तक संभाल के रखा। यांग काई कहता है, इसी की वजह से मैंने मदद करने के लिए रेडी हो गई क्योंकि इसके अंदर अभी भी उस पर्सन की स्मेल मौजूद है जिसने कि मुझे इसे दिया था। यह सुनने की बात तो मिस जोई भी काफी ज्यादा शर्मा गई होती है। इसी के साथ साथ यांग काई कहता है, आप सवाल करने की बारी मेरी है। मुझे लगता है कि उस खरगोश बुढ़ा को कोई बीमारी मौजूद नहीं है। छोटी बहन क्या ऐसा सच है? यह सुनने की बात सिस्टर जिया भी कहती, हाँ ऐसा ही कुछ है, मैंने उसे नशेली यानी कि काफी ज्यादा दारू पिला दी थी। यह सुनने की बात तो यांग काई भी इसमें हंसते हुए कहता है, हाँ ये सही किया। दोनों के अंदर
इसी बात पर झगड़ा होने लगती है। पर यांकाई तभी मिर्जिया की हाथ को पकड़ लेती है और उसकी स्मेल को सूंघने लगती है। इस स्मेल को पाने के बाद यांकाई को कुछ डाउट होता है और वो एकदम से दंग रह जाता है। बात आगे बढ़ते हुए देखकर सिस्टर जिया अपनी पोटली के लेकर तुरंत ही आगे बढ़ने लगती है। पर बेचारा यांकाई जिसने इतने सालों तक उसकी मदद की, उसके बारे में आज भी उसने अच्छी तरीके से पता नहीं लगा पाया था। पर इसके बारे में यांकाई को अंदाजा लग चुका था। क्या यांकाई मिर्जिया से इस बात को क्लियर कर पाएगा? क्या मिर्जोई की जो सच्चाई है वो यांकाई के सामने खुलने वाली है? इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन जरा से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।